Today's lecture, let's discuss some questions related to natural resources. Okay, so here is our first question. You have seen the weather reports on television and newspapers. How do you think we are able to predict the weather? ठीक है, अक्सर हम लोग टेलीविज़न पे वेदर रिपोर्ट सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन में एकदम आपके पास वेदर रिपोर्ट हाजिर होता है कि कितनी देर में बारिश लगेगी, पूरा टाइमिंग भी दिया होता है और कितने दिन तक बारिश है, सब कुछ डेटा दिया होता है। तो क्या चीज़ है जो इस डेटा को ट्रैक करती है? ठीक है, कैसे पता चलता है और किसको ये पता चलता है कि बारिश का ऐसा ऐसा शेड्यूल है? कैसे पता चलता है? तो देखिए क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल वेदर डिपार्टमेंट होता है लोगों का, ठीक है, वेदर डिपार्टमेंट एंड मेटेरोलॉजिस्ट। और जो उस वेदर डिपार्टमेंट में काम करने वाला मौसम विभाग है, सुना होगा ना आपने, वेदर डिपार्टमेंट मीन्स मौसम विभाग। अब उस मौसम विभाग में जो काम करने वाला व्यक्ति है जो कि ये पूरा चेक करता है, उसको हम कहते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? मेटेरोलॉजिस्ट। नाउ वेदर सैटेलाइट्स कैसे चेक करते हैं? वेदर सैटेलाइट्स की मदद से। पूरा जानने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो वेदर सैटेलाइट्स हैं, उस सैटेलाइट से क्या होता है कि बादलों का फोटो लिया जाता है। अगर क्लियर कट क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, वहां पे बिल्कुल क्लियर वेदर नजर आ रहा है फोटोज में, तो दैट मीन्स बारिश नहीं होगी। उस मौसम के फोटो, क्लाउड के फोटोज के अकॉर्डिंग ही जजमेंट लगाया जाता है दैट मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पर एनालिसिस तैयार किया जाता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द वेदर सैटेलाइट्स ऐसा किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ये तो आगे पहला डिवाइस की सैटेलाइट्स आप यूज कर लो। एक होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताएगा कि टेम्परेचर कैसा रहेगा। अगर लो टेम्परेचर है तो दैट मीन्स रेनफॉल के चांसेस हैं। रेन गॉज रेनफॉल को मेजर करता है कि कितना ज्यादा रेनफॉल इस एरिया में हो सकता है। ओके, so here is a second question. Write a note on how the forest influence the quality of our air, soil and water resources. एक नोट लिखना है कि कैसे जो फॉरेस्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी हमारी एयर की, सॉइल की और वाटर रिसोर्सेज। इन तीनों चीजों की क्वालिटी कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, सो देखिए कैसे प्रभावित हो सकती है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि एयर की कैसे प्रभावित होगी, देन सॉइल की, देन वाटर की। ठीक है, तीनों चीजों की एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए एयर क्या होता है? हवा, जो कि हमारे चारों तरफ फैली हुई है। अब देखिए एयर की क्वालिटी को कंट्रोल करने में फॉरेस्ट का क्या रोल है? मींस फॉरेस्ट कैसे हेल्प करते हैं सॉइल, एयर और वाटर रिसोर्सेज की, कैसे हेल्प करते हैं, ये इनको अच्छा बनाए रखने में कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, एयर पहला पॉइंट है। तो एयर में क्या होता है? गैसेस, है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों यूज करते हैं। जो फॉरेस्ट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, दिस बैलेंस इज मेंटेन। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है दे एक्ट एज अ सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दो वर्ड्स मैंने कहे, सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, यूज, बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होती है इनको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स होते हैं, जंगल होता है ना, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है, एंड दे कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं ना तभी पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। ठीक है, प्लेन एरियाज में पॉल्यूशन ज्यादा आसानी से फैलता है एज कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन के, उनको ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट सॉइल। सॉइल में कैसे फॉरेस्ट हेल्प करेगा? बाय प्रिवेंटिंग द सॉइल एरोजन। नाउ व्हाट इज द सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है
कि जो सॉइल है वो बहने लगती है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। यूजुअली क्या होता है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स में क्या है, रूट्स, और आपको पता है रूट्स अटैच्ड होती हैं सॉइल के साथ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बनाती है सॉइल को जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक आधा ही पेड़ है किसी जंगल में, ठीक है, मतलब किसी एरिया में सिर्फ 2-4 पेड़ है मान लीजिए, और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो कितना स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे रूट्स? एक हद तक वो रूट्स जो है वो मिट्टी को होल्ड कर पाएंगी, लेकिन अगर बारिश बेहद हो जाए तो मिट्टी बहने लगेगी और पेड़ गिर जाएंगे। दिस प्रोसेस इज सॉइल इरोजन, ठीक है, कि सॉइल वहां पे टिक के नहीं रह पाई, फ्लो कर गई रेन वाले वाटर के साथ। तो उस प्रोसेस को ये फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ होंगे तो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर पाएंगे सॉइल को। एंड थर्ड इज कि वाटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, वाटर की क्वालिटी पर क्या प्रभाव डालते हैं फॉरेस्ट। तो देखो, फॉरेस्ट जो है वो रेनफॉल में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, आप इतना याद रखिए फॉरेस्ट किस में हेल्प कर रहे हैं, रेनफॉल में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ रेन में कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, उसकी वजह से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रिटेन वाटर एट देयर बेसिस। अब जो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट में प्लांट्स लगे हैं उनके जो रूट्स हैं वो पानी को रिटेन करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं पानी को, ठीक है। तो इस वे से फॉरेस्ट इन तीनों चीजों पर प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट कॉजेज विंड्स। विंड्स कैसे बनती हैं, ठीक है, विंड्स कैसे बनती हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। एज वी हैव डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, बहुत डिटेल में हमने टॉपिक से डिस्कस किए हैं। जस्ट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं सिर्फ उस फॉर्म में। कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, ओके। तो विंड्स कैसे बनती हैं, फर्स्ट रीजन है, डिफरेंट इसके रीजंस हैं। फर्स्ट इज चेंजेस ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड वाटर वेपर्स फॉर्मेशन। क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू कि जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है तो उसमें अगर वो लिक्विड है तो उसमें वाटर वेपर्स बनने लगेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जब एयर में हीटिंग होगी तो हीटिंग किस वजह से हो रही है, सन की रेडिएशंस की वजह से हो रही है, ठीक है। सन की रेडिएशंस की वजह से एयर हीट करेगी, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन होगी, वो वाटर वेपर बहुत ज्यादा एयर में राइज करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशंस। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक कर रही है रेडिएशन, जमीन पर पड़ रही है, फिर से अपर सरफेस से टकरा रही है एटमॉस्फेयर में, फिर से जमीन पर, फिर से टकराई एटमॉस्फेयर से, इस तरह से इनकी रिफ्लेक्शन होती रहती है, ओके। सो दिस creates the heating effect which leads to the formation of the water vapors, okay, and ultimately it leads to the formation of the winds because of the movement होता है एयर का from one region to another region, ठीक है। एयर जो वो मूव करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, इस वजह से तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। या तो सैंड, या आप बोल सकते हो लैंड पे एयर मूव करेगी, या तो वाटर वाले एरिया पे मूव करेगी, ओके। ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। सेकंड कारण हो सकता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ घूमती है, जैसे जैसे घूमती है उस वजह से हवाएं क्रिएट होती हैं मूवमेंट की वजह से। तीसरा कारण है प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की वजह से विंड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म्ड, ये बादल कैसे बनते हैं। सो ये बहुत डिटेल में हमने 2 बार कंसेप्ट डिस्कस किया है, तो इसको अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 प्रोसेसेस, या आप बोल सकते हो 3 प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ऑन द बेसिक जो है वो 2 प्रोसेसेस हैं। वन इज इवेपोरेशन एंड वन इज ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन वाटर बॉडी में टेक प्लेस करती है और ट्रांसपिरेशन लैंड के प्लांट्स के सरफेस से। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होती हैं, लीव्स के सरफेस में होते हैं पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जब वो ओपन करेंगे तो वहां से वाटर का लॉस होगा, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट्स में उसका लॉस होगा, और वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। इवेपोरेशन होता है कि किसी वाटर बॉडी में जब सन की हीट पड़ती है, ऐसा हो क्यों रहा है, सब सन की हीट की वजह से। जैसे ही सन की हीट पड़ेगी किसी भी वाटर बॉडी पे तो पानी गर्म होना शुरू होगा, वेपर्स बन जाएंगे। अब यहां से भी वेपर्स बने, यहां से भी वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन हुई। नाउ दीज वाटर वेपर्स विल राइज हाई इन द एयर। जैसे ही ये बहुत ऊंचा उठेंगे हवा में तो ये एक्सपैंड करेंगे। अब कोई चीज, जब सन की हीट पड़ रही है ना वाटर बॉडी में, लेकिन जब कोई चीज उस वाटर बॉडी को या उस लैंड को छोड़कर जा रही है तो क्या होगा, छोड़ने पर वो चीज धीरे धीरे ठंडी होगी और फैलेगी।
तो जब ठंडी होगी और फैलेगी तो वाटर वेपर्स अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे. नाउ द वाटर वेपर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. ओके, कंडेंसेशन प्लस अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनी वो मिल जाएंगी डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में. जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड. तो इस मैनर में क्लाउड्स फॉर्म होंगे और 3 प्रोसेसेस आप बोल सकते हो इन्वॉल्व हैं, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपने कोटेशन भी सुना होगा दैट जल ही जीवन है. ऐसा क्यों है? जल ही जीवन का मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर्स वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. अब ऐसा क्यों है, क्यों चाहिए, वाटर की जरूरत क्या है? एज वी ऑल नो दैट द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनती है. अब जो सेल्स हैं उनको अपना काम भी करना है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए. ठीक है, तो उनको अपना फंक्शन प्ले करना होता है. नाउ ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस नीड्स वाटर. जितनी भी सेल की प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए क्या जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है. लाइक एटीपी फॉर्मेशन है, डीएनए का फॉर्मेशन है, हर चीज के लिए क्या जरूरत है? वाटर की जरूरत है. सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन. तो उसके लिए भी क्या है? एक वाटर की जरूरत है. हमारी बॉडी ब्लड से बनी है. ब्लड में भी क्या है? वाटर कंटेंट, लिक्विड कंटेंट है. तो हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम कंटेंट है उसी में सारे बॉडी के रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं. सो फॉर ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी वी रिक्वायर लिक्विड मीडियम एंड दैट इज वाटर. ओके, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उस प्रोसेस में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है. ओके, सो बहुत सारे रोल एंड दीज आर फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ वाटर. ओके, हेंस वी रिक्वायर वाटर और एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन क्या होता है? देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट सॉइल एरोजन का मतलब होता है कि सॉइल जो है, जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो इतनी ज्यादा बारिश होगी कि सॉइल को किसने होल्ड करके रखा होता है? जो प्लांट्स की रूट्स हैं. अब जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे जो रूट्स हैं और जो सॉइल है उसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगा. कमज़ोर होगा तो सॉइल जो है वो जहाँ जहाँ वाटर बहेगा, वाटर फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन में साथ में सॉइल भी फ्लो करेगी इन केस ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल. ओके, सो व्हाट इज दिस? दैट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, बह रही है सॉइल, लेकिन पूरी की पूरी मिट्टी नहीं कभी भी फ्लो करेगी. कुछ जो उसका अपर पोर्शन है सिर्फ वही फ्लो करेगा. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट एजेंट्स. डिफरेंट एजेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए वाटर रेनफॉल की फॉर्म में, विंड्स, तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़ सकती है. ठीक है, और किसी अन्य चीज का मास मूवमेंट हो सकता है. तो इस वे में सॉइल एरोजन होता है एंड दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल एरोजन. Now let's talk about question number 7. What is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या होता है? देखिए, greenhouse effect क्या होता था? वी हैव डिस्कस्ड कि एक ग्रीन हाउस होता है. ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है? एक एनक्लोजर है जिससे कि कुछ प्लांट्स को ढक दिया जाता है ताकि वो एक वेल ग्रो कर सकें. और उस ग्रीन हाउस में होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. ये गैसेस क्या करती हैं कि जब उस एनक्लोजर पर, जिसे हम ग्रीन हाउस नाम देते हैं, उस पे सन की रेडिएशंस पड़ेंगी तो ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती हैं और सिर्फ कुछ ही रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्शन कर पाती हैं. ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी टू द एटमॉस्फेयर. मैक्सिमम जो रेडिएशंस हैं उनको ये एब्जॉर्व कर लेती हैं. एब्जॉर्व कर लेंगी तो ग्रीन हाउस के अंदर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो उसी गर्माहट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस. व्हाई? कैसे, ऐसा क्यों होता है? बाय ट्रैपिंग द रेडिएशंस ऑफ द सन. सन की रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट इज नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन्स बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऐसे कंपाउंड्स बताने हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए वो? बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मीन्स
लिविंग कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने चाहिए ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, डिऑक्सीराइबो एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड और डीएनए आरएनए हैं ये बने होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स हैं ये जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज।